destructive tests are method of testing existing concrete structures without damaging the concrete। ठीक है, इनको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इसलिए कहते हैं, इसमें जो है कंक्रीट डैमेज नहीं होता। जैसे PRC 1 के अंदर आपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स जो किए थे, कंक्रीट का सिलेंडर बनाते हैं या क्यूब बनाते हैं और फिर उसको टेस्टिंग UTM में टेस्ट करते हैं या फिर बीम बना के फ्लक्जर टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं, तो आखिर में जो है वो बीम या फिर सिलेंडर क्यूब ये सारे डैमेज हो जाते हैं। तो वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ये है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में हम ऐसा करेंगे कि उसमें इस टेस्ट की वजह से कंक्रीट डैमेज नहीं होगी, इसलिए इसको NDT कहते हैं। तो NDT कैन बी अप्लाइड टू बोथ ओल्ड एंड न्यू स्ट्रक्चर्स। जैसे ओल्ड स्ट्रक्चर है 2 years बैक 4 years बैक उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि अभी उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे न्यू कोई स्ट्रक्चर है जैसे अभी कोई नई नई कंस्ट्रक्शन हुई है, अभी शटरिंग भी नहीं उतारी, 28 डेज के बाद या 20 डेज के बाद आपने उसको टेस्ट किया थ्रू NDT कि इसने जो अपनी स्ट्रेंथ है अचीव कर लिया या नहीं की। NDT यूज फॉर मेंटेनेंस रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग। तो NDTs के थ्रू हमें आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस की ज़रूरत है, रिपेयर की ज़रूरत है या फिर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। टिपिकल सिचुएशंस वेयर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में बी यूजफुल आर एज फॉलो: क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रीकास्ट यूनिट्स और कंस्ट्रक्शन इन सीचू। ठीक है, तो प्रीकास्ट कोई अगर जैसे फैक्ट्री में कोई स्ट्रक्चरल मेंबर अगर तैयार होते हैं तो वहाँ पे हम थ्रू NDT उसकी प्रॉपर्टीज चेक करते रहते हैं, यानी चेक कर सकते हैं। इस तरह जो साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी प्रॉपर्टी भी थ्रू NDT चेक कर लेंगे। Removing uncertainties about the acceptability of the material supplied owing to apparent non-compliance with specification। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मटेरियल सप्लायर ने कोई मटेरियल भेजा है, ठीक है, और उसके साथ स्पेसिफिकेशन भी दी हुई है कि जैसे ये हम कंक्रीट जो भेज रहे हैं इसकी FC प्राइम इतनी है, तो उसको आप साइड पे हम अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए NDT टेस्ट कर सकते हैं, ताकि क्रॉस चेक हो जाए कि जो स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर की मतलब स्ट्रेंथ भी प्रॉपर्टीज भी वही हैं जो स्पेसिफिकेशन में। Confirming or negating doubt concerning the workmanship involved in batching, mixing, placing, compacting or curing of concrete। फॉर एग्जाम्पल कहीं हमें लगा कि जो वर्कमैनशिप है उसमें जो है वो कुछ पुअर वर्कमैनशिप है, तो उसको आप कंफर्म करने के लिए या निगेट करने के लिए जो भी कंसर्न है उसके लिए हम ये NDT टेस्ट कर सकते हैं। कंक्रीट अब पोर भी हो गई है, यानी जैसे बीम बन गया, स्लैब बन गया, तो भी हमें लगा कि भाई वर्कमैनशिप पुअर थी, अब आप उसके स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं थ्रू NDT। मॉनिटरिंग ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू फॉर्मवर्क रिमूवल, completion of curing, pre-stressing, load application और similar purposes। इसी तरह हम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं कि आया कि मटेरियल स्ट्रेंथ अचीव कर ली है या नहीं, कि जिसे हम जो है वो फॉर्मवर्क रिमूव कर दें या फिर क्योरिंग को कंप्लीट कर लें। ठीक है, जो प्री स्ट्रेसिंग हम कर रहे हैं वो अब हम उसको रोक लें कि उसकी वो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में वो स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है। तो इन सारे फंक्शंस के लिए हम ये NDT यूज करते हैं। नेक्स्ट है असेसिंग द पोटेंशियल ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की हार्डनेस चेक करने के लिए, उसमें वाटर जो है मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट चेक करने के लिए, परमेबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट यूज होंगे। मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म चेंजेस इन कंक्रीट प्रॉपर्टीज। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस जो उसमें आ रही हैं, जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी परमेबिलिटी है, ये हम थ्रू NDT चेक कर सकते हैं। जैसे आफ्टर कंस्ट्रक्शन 6 month आफ्टर कंस्ट्रक्शन हमने उसका टेस्ट किया, फिर 1 साल के बाद किया, फिर 2 साल के बाद किया, और फिर हमने देखा कि भी इसकी लॉन्ग टर्म इस कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रही हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर एनी प्रपोज्ड चेंज of use of a structure for insurance or for change of ownership। कोई भी जैसे ऑलरेडी कोई किसी ड्राइंग में हमने कुछ प्रपोज चेंज की है,
ठीक है, चेंज करने की वजह से अब हम स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं। तो या ओनरशिप ने कोई चेंज ऐसी की है कि जिसकी वजह से ड्राइंग में कुछ और है और एक्चुअल में कुछ और बना हुआ है। तो जो एक्चुअल में बना है अब उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम थ्रू एनडीटी हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आया कि फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे कोई पार्टीशन वॉल पहले नहीं थी लेकिन अब पार्टीशन वॉल दे दी है, अब उसकी वजह से मटेरियल के ऊपर जो स्ट्रेंथ है मतलब स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, उस स्ट्रेस को जो एक्चुअल मटेरियल है उसको वो यानी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसको रेजिस्ट कर सकता है या नहीं, तो थ्रू एनडीटी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद बेसिक मेथड फॉर एनडीटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। The following methods with some typical application have been used for the NDT of concrete. सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला जो मेथड है एनडीटी में वो विजुअल इंस्पेक्शन है, ठीक है, which is an essential indication to any intended non-destructive test. An experienced civil or structural engineer may be able to establish the possible causes of damage to a concrete structure and hence identify which of the various NDT method available could be most useful for any further investigation of the problem. तो विजुअल इंस्पेक्शन से हमें अगर स्किल पर्सन विजुअल इंस्पेक्शन करे तो उसको आइडिया हो जाएगा कि जो है वो ये जो डैमेज है कंक्रीट स्ट्रक्चर में इसके क्या क्या काजेज हो सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एनडीटी टेस्ट इसके लिए फिजिबल हुए, तो विजुअल इंस्पेक्शन से ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। उसके बाद ये एक टेस्ट है हाफ सेल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट द कोरोजन पोटेंशियल ऑफ रिइंफोर्सिंग बार इन कंक्रीट। रीबाउंड हैमर टेस्ट ये आपने लैब में किया होगा, यूज्ड टू एवेल्युएट द सरफेस हार्डनेस ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की जो सरफेस हार्डनेस है उसको चेक करने के लिए कार्बोनेशन डेप्थ मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसमें हम कार्बोनेशन डेप्थ कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट के अंदर, used to determine whether moisture has reached the depth of the reinforcing bar and hence corrosion may be occurring। तो कार्बोनेशन वैल्यू से ये आइडिया आ जाएगा कि मॉइस्चर जो है वो कहीं रेनफोर्सिंग बार तक तो पेनिट्रेट नहीं कर चुका और उसकी कोरोजन तो नहीं स्टार्ट हो गई। तो ये एक गोया की इंडिकेशन है, अगर कार्बोनेशन डेप्थ जितनी बढ़ती जाएगी उतना गोया के मॉइस्चर के चांसेस हैं कि वो रेनफोर्सिंग बार तक यानी पेनिट्रेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है परमेबिलिटी टेस्ट यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू कंक्रीट। कंक्रीट कितनी परमिएबल है नॉन परमिएबल है इसको हम इस तरह टेस्ट कर सकते हैं। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस और विंडसर प्रोब टेस्ट ये भी एक तरह का सरफेस हार्डनेस टेस्ट है, जैसे जो है ये रीबाउंड हैमर टेस्ट होता है। कवर मीटर टेस्ट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टील reinforcing bar beneath the surface of the concrete and also possibly to measure the diameter of the reinforcing bar। तो दो चीजें कवर मीटर मेजर करेगा, एक तो कंक्रीट कवर मेजर करेगा कि स्टील जो हमने प्रोवाइड किया है कितना कवर दिया है उसमें, दूसरा जो स्टील प्रोवाइड किया हुआ है उसकी उसका डायमीटर क्या है, तो कवर मीटर से इसका भी आइडिया हो जाता है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है ये उसकी बात हो रही है, एक तो यह ना कि हमने डिज़ाइन किया उसमें हमने दिया भाई कंक्रीट का ये साइज होगा, कवर हमने ये लेना है, ये बार नंबर यूज होना करना है। एक है कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में अब कवर क्या दिया हुआ था या उसमें कौन सा बार डायमीटर यूज किया हुआ है, तो ये हम थ्रू कवर मीटर यानी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है यूज टू डिटेक्ट वाइड्स इन द कंक्रीट एंड पोजीशन ऑफ स्ट्रेसिंग डक्ट्स। ये रेडियोग्राफिक सोनिक नेक्स्ट तीन चार यानी टेस्ट इसी तरह के हैं जिसमें रेडियो वेव्स के जरिए से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से हम कंक्रीट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यानी टेस्ट करते हैं, जैसे उसमें वाइड्स देखते हैं, मॉइस्चर देखते हैं, ठीक है जी। Next, ultrasonic pulse velocity testing mainly used to measure the sound velocity of the concrete and hence compressive strength of concrete। तो इससे साउंड वेलोसिटी के थ्रू हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। अगर साउंड वेलोसिटी ज़्यादा है इट मीन्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कम है तो इट मीन्स की स्ट्रेंथ कम है। सोनिक मेथड यूज एन इंस्ट्रूमेंटेड हैमर प्रोवाइडिंग बोथ सोनिक इको एंड ट्रांसमिशन मेथड्स। ये भी एक तरह का वही जो वेव्स के थ्रू हम सोनिक वेव्स के थ्रू इसकी जो स्ट्रेंथ या उसमें कंक्रीट में अगर कोई वाइड्स हैं तो वो हम उसको मेजर करते हैं।
Tomographic modeling, which uses the data from ultrasonic transmission tests in two or more directions to detect voids in concrete. Impact echo testing used to detect voids and other anomalies in concrete. Ground penetrating radar or impulse radar testing used to detect position of reinforcing bar or stressing ducts. Infrared thermography used to detect voids and other anomalies in concrete and also detect water entry points in building. तो ये थ्रू हीट हम उसमें कंक्रीट में कैमराज होते हैं, हीटिंग कैमराज, उसके जरिए से उसमें हम वाइड्स देखते हैं, ये एंट्री पॉइंट्स, वाटर एंट्री पॉइंट्स इन बिल्डिंग देखते हैं। बाकी जो ऊपर वाले हैं सोनिक मेथड, इम्पैक्ट एचओ टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, इनमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या गैमा रेज हैं, ठीक है, एक्स रेज हैं, उन रेज के जरिए से हम देखते हैं कि कंक्रीट में वाइड्स तो नहीं है, हनी कॉम्बिंग तो नहीं है। तो डिफरेंट जो डिफेक्ट्स हैं कंक्रीट के वो मेजर हो सकते हैं इन मेथड्स के जरिए से। नेक्स्ट वन बाय वन हम थोड़ा सा इनको डिटेल के साथ देखते हैं। जैसे फर्स्ट है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल टेस्टिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। क्रैक्स, पॉप आउट्स, स्पॉलिंग, disintegration, color change, weathering, staining, surface blemishes and black and lack of uniformity। अच्छा, ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं ये हम विजुअली भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्रैक्स हैं, ये स्पॉलिंग हुई भी है, कलर चेंज हुआ हुआ है, ठीक है, वेदरिंग का इफेक्ट है, तो ये चीज़ें विजुअली इंस्पेक्शन हो सकती हैं। उसके बाद एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर फ्रॉम विजुअल इंस्पेक्शन टू गिव अ प्रिलिमिनरी इंडिकेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड अलाउ फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सिक्वेंट टेस्टिंग प्रोग्राम। तो उसके बाद आगे फिर ये विजुअल इंस्पेक्शन डिसाइड करेगी कि अब नेक्स्ट हमने कौन सा टेस्ट करना है। आया कि हमने रिबाउंड हैमर टेस्ट करना है, अगर सरफेस हार्डनेस हमें चेक करनी है, या फिर हमने उसमें कंक्रीट के अंदर जो स्टील यूज किया हुआ है उसकी क्रोजन का टेस्ट करना है ना जी। और हनी कॉम्बिंग है, ये कंक्रीट में अगर वाइड्स हैं तो उसका टेस्ट करना है। तो ये नेक्स्ट जितने भी एनडीटीज हैं वो विजुअल इंस्पेक्शन से डिसाइड होंगे। ये कुछ फिगर्स दी हुई है, ये हनी कॉम्बिंग है, ये क्रैक्स आए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये जॉइंट के ऊपर बीम कॉलम जंक्शन के ऊपर जो है ना ये क्रैक्स हैं, ये टी बीम है, उसमें ये शेयर क्रैक्स हैं, ये फ्लेक्सुरल क्रैक्स हैं। तो ये विजुअली हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि अच्छा ये शेयर क्रैक्स हैं, तो लाजमन यहाँ पे शेयर रेनफोर्समेंट की कमी है। यहाँ पे फ्लेक्सुरल क्रैक्स हैं तो इट मीन्स के जो लोड है वो ज़्यादा है, जो स्टील प्रोवाइड किया हुआ है वो कम है, या फिर मे बी स्टील जो है वो उसकी क्लोजन हो चुकी हो। तो इस तरह की विजुअल इंस्पेक्शन से हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हमने नेक्स्ट कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है जिससे हमें रिजल्ट्स जो है वो सेटिस्फाई मिल जाएंगे और हम यानी रूट तक पहुंच जाएंगे, कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। Half cell electrical potential testing method. This technique is most likely to be used for the assessment of durability of reinforced concrete member where reinforcement corrosion is suspected। कि जहाँ में हमें यह लग रहा है कि भाई स्टील corrosion हो रही है, वहाँ पे हम गोया कि ये जो मेथड है हाफ सेल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टेस्टिंग मेथड, ये कैलकुलेट करता है एरिया ऑफ हाईली रेनफोर्स corrosion रिस्क। ये लोकेशन जो है, लोकेशन ऑफ एरिया ऑफ हाई रेनफोर्समेंट कोरियन रिस्क इससे मेजर हो जाती है इन मेरीन स्ट्रक्चर, ब्रिज, डेक्स एंड अबटमेंट्स। प्रोसीजर इसका ये है कि जहाँ पे आपने स्टील जो एक्सपोज हुआ है, वोल्ट मीटर को उसकी एक वायर को आपने स्टील एक्सपोज स्टील के साथ कनेक्ट करना है, और दूसरी वायर को आपने इस कॉपर मीटर के साथ करना है, कॉपर मीटर कंक्रीट के साथ कनेक्ट है। तो इससे जो है वो एक जो है कि इलेक्ट्रिक लूप बन जाएगा। इस लूप की वजह से यहाँ पे हम पोटेंशियल वैल्यू मेजर करेंगे, मेजर पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। इस पोटेंशियल वैल्यू बताएगी कि ये यहाँ पे स्टील कोरोजन एक्टिविटी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। जैसे इसको हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, फिर साइड पे लगाएंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे कंक्रीट में लगाएंगे और उसमें से देखेंगे कि इसमें कोरोजन रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएगी
वहां पे क्रोजन रिस्क बढ़ता जाएगा। अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल -200 है या इससे कम है तो लेस देन 10% चांस है क्रोजन, स्टील क्रोजन के। और -200 to 350 है तो अनसर्टन है, यानी 50-50 कह लें। ठीक है, अनसर्टन का मतलब क्या होता है कि 50-50% चांस है। अगर 350 वैल्यू से अगर बढ़ गई है पोटेंशियल की वैल्यू, तो फिर मोर देन 90% चांस है कि यहाँ पे स्टील जो है वो उसकी क्रोजन स्टार्ट हो जाएगी। ये कैसे क्रोजन होती है ये देखें। ये फॉर एग्जांपल ये स्टील है, आयरन और वाटर के जो मॉइस्चर की OH आइन है, ठीक है, ये आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, FeOH स्केयर। ठीक है, तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड की वजह से ये स्टील जो है कि यहाँ पे उसकी क्रोजन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है रीबाउंड हैमर टेस्ट। ये अपने लैब में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, बिल्कुल सिंपल मेथड है सरफेस हार्डनेस कैलकुलेट करने का। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट रीबाउंड ऑफ एन इलास्टिक mass depend on the hardness of the surface against which the mass impinges। यानी जितना जो है वो प्रोब जो होता है, ये इसमें जो लगा होता है रिबाउंड हैमर में, प्रोब जितना रीबाउंड होगा, ये बताएगा कि इसकी सरफेस जो है ये काफी हार्ड है। ठीक है, रीबाउंड वैल्यू के ऊपर ये आर नंबर होता है, आर नंबर डिपेंड उसकी वैल्यू इंडिकेट करती है कि सरफेस हार्डनेस कितनी है। द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए प्लंजर रॉड and an internal spring-loaded steel hammer and latching mechanism. When the extended plunger rod is pushed against a hard surface, the spring connecting the hammer is stretched, and when pushed to an internal limit, the latch is released, causing the energy stored in the stretched spring to propel the hammer against the plunger tip. The hammer strikes the shoulder of the plunger rod and rebounds a certain distance. There is a slide indicator on the outside of the unit that record the distance traveled during the rebound. This indication is known as rebound number। तो ये देखें, ये इसका apparatus है। जिस सरफेस के ऊपर भी हमने रीबाउंड हैमर टेस्ट करना है उस सरफेस को पहले स्मूथ करते हैं, फिर उसके बाद ये जो पीछे फोर्स एक्सर्ट करते हैं ताकि ये प्लंजर जो है ना वो रीबाउंड हैमर मशीन के अंदर चला जाए। ठीक है, तो फिर बटन को जो है वो प्रेस कर देते हैं, बंद कर देते हैं, फिर उसको बटन को जब रिलीज करते हैं तो उससे वो रीबाउंड होता है। तो रीबाउंड होने से यहाँ पे ये ग्रेजुएटेड स्केल लगा हुआ है जिसमें आर नंबर की वैल्यू दी होती है। यहाँ पे आर नंबर हम कैलकुलेट करते हैं और इस आर नंबर से हम सरफेस हार्डनेस मेजर करते हैं। जितनी आर वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही सरफेस हार्डनेस ज्यादा होगी। फिर ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ भी मोस्टली जो ये रीबाउंड हैमर टेस्ट ऑपरेटर्स है इसके ऊपर ही ये ग्राफ भी बना होता है। तो आर नंबर एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे एफ सी प्राइम है, यानी सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इन PSI। तो अब ये देखें, ये अल्फा क्या शो कर रहा है कि जो ऑपरेटर्स है उसका जो सैंपल लोकेशन है उसके साथ कितना एंगल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी दीवार के ऊपर कर रहे हैं तो ये अल्फा की वैल्यू 0 होगी कि बिल्कुल हम दीवार के परपेंडिकुलर हमें हैमर टेस्ट करना है। ठीक है, रिबाउंड हैमर टेस्ट करना है तो वो अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो ये जो आपको थर्ड लाइन शो हो रही है, इस थर्ड लाइन पे आपने आर की वैल्यू के अगेंस्ट एफ सी प्राइम कैलकुलेट करनी है। अगर कहीं स्लैब पे कर रहे हैं तो फिर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो 90 डिग्री के आप करेंगे। अब उसमें भी 90 पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, कि जैसे अगर रूफ पे कर रहे हैं तो फिर ये नेगेटिव होगी, रूफ पे कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगी, अगर स्लैब पे कर रहे हैं यानी फ्लोर पे कर रहे हैं तो नेगेटिव होगी। क्योंकि रूफ के लिए आपको उसको यानी +90 डिग्री एंगल बनेगा, और जब आप फ्लोर पे करेंगे तो फिर आपको -90 डिग्री बनेगा। अगर इंटरमीडिएट एंगल है तो फिर यानी आपने ये सेकंड और फोर्थ लाइन के जरिए से एफ सी प्राइम कैलकुलेट करनी है। Application and significances. It is used to investigate concrete hardness
Hardness measures provide only the information on the quality of surface layer of the concrete only. तो ये सिर्फ जो है ना सरफेस हार्डनेस को मेजर करती है ये जो ऑपरेटर्स है। इट इज लो कॉस्ट एंड हैज अ सिंपल ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसको ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी सिंपल है और इतना कॉस्टली भी नहीं है। पोर्टेबल स्ट्रक्चर है ये। The rebound hammer can be used for the concrete surface which is at the horizontal, vertical and intermediate angle. तो तीन एंगल्स हैं, या तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है जैसे फ्लोर है या रूफ है, या फिर वर्टिकल है जैसे शेयर वॉल होती है या कोई कॉलम है, और तीसरा जो है वो इंटरमीडिएट एंगल पे अगर कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर है तो उसके लिए यूज होता है। केयर शुड बी टेकन दैट द हैमर शुड बी प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस अंडर टेस्ट। तो ये देखना है कि जो हैमर है उसका सरफेस के साथ एंगल 90 डिग्री का ही होगा। सरफेस का हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इंटरमीडिएट हो, लेकिन हैमर का एंगल 90 डिग्री होगा। It is easy to use because the rebound hammer is light in weight, compact and can be easily carried in hand anywhere. ठीक है, तो पोर्टेबल स्ट्रक्चर है ये, लाइट वेट भी है। It is used to test in situ concrete as well as fresh concrete after final set. It is used to assess the in-place uniformity of the concrete. It is used to find out the exact location of poor quality or deteriorated concrete. यहाँ पे हमने रियल इंस्पेक्शन से देखा कि भाई कंक्रीट स्पॉल ऑफ हुई हुई है, रफ हुई हुई है, तो वहाँ पे हम इसकी डायरेक्ट उसी जगह पे हम सरफेस हार्डनेस चेक कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रीबाउंड नंबर, जो आर की वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये फैक्टर जैसे स्मूथनेस ऑफ टेस्ट सरफेस, जिस सरफेस में हम टेस्ट कर रहे हैं वो स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, समटाइम अगर वो रफ होती है तो पहले उसको स्मूथ किया जाता है फिर उस पर टेस्ट किया जाता है। साइज, शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द स्पेसिमन, जितने उसकी रिजिडिटी, साइज, शेप ज़्यादा होगा उतनी उसकी आर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एज ऑफ टेस्ट स्पेसिमन, जितनी एज ज़्यादा होगी उतनी रीबाउंड नंबर ज़्यादा होगा। सरफेस एंड इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस, ठीक है, जितनी मॉइस्चर वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी रीबाउंड नंबर कम होगा क्योंकि उसकी हार्डनेस कम होगी। टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट, टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ मोल्ड, जितनी ये वैल्यूज फाइन होगी, कोर्स एग्रीगेट के साइजेस बड़े होंगे, सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यकीन सीमेंट हाई क्वालिटी होगा। ठीक है, मोल्ड जो है वो जितना फाइन होगा, तो ये सारे फैक्टर हैं जिससे आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। कार्बोनेशन ऑफ द कंक्रीट सरफेस, अगर कंक्रीट सरफेस में कार्बोनेशन है इट मीन्स कि उसकी रफनेस का चांस ज़्यादा है, तो उस केस में हार्डनेस कम हो जाएगी, यानी रीबाउंड नंबर की वैल्यू भी कम आएगी। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रीबाउंड नंबर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कार्बोनेशन डेप्थ मेजरमेंट टेस्ट। Carbonation of concrete occurs when the carbon dioxide in the atmosphere in the presence of moisture react with hydrated cement minerals to produce carbonates. Carbon dioxide in the presence of मॉइस्चर वो रिएक्ट करती है हाइड्रेटेड सीमेंट मिनरल से, जिससे कार्बोनेट बनते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर एग्जांपल ये वो बन जाएगा। तो कार्बोनेशन पेनिट्रेट बिलो द एक्सपोज सरफेस ऑफ कंक्रीट एक्सट्रीमली स्लोली, तो एक स्लो प्रोसेस होता है कि कार्बोनेशन वो पेनिट्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से गोया कि वाटर को एक रास्ता मिलता जाता है। और अगर कार्बोनेशन की वैल्यू ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी यानी उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी, इट मीन्स के इसी पाथ को वाटर फॉलो करके स्टील तक पहुंच जाएगा। अब कार्बोनेशन कैसे चेक होगी? A common and simple method to establish the extent of carbonation is by treating a freshly broken surface of concrete with the solution of phenolphthalein in diluted alcohol। तो ये एक फेनोफ्थिलीन सोल्यूशन होता है जिसमें 17% अल्कोहल होती है। इसका हम स्प्रे करते हैं कंक्रीट की सरफेस के ऊपर, जो कि जिस पे हमने कार्बोनेशन डेप्थ कैलकुलेट करनी है। अगर सरफेस का कलर पिंक हो जाए इट मीन्स कि ये फ्री कार्बोनेशन है कंक्रीट, फ्री कार्बोनेशन कंक्रीट हो गया अगर कलर पिंक हो गया। वाइल कार्बोनेटेड पोर्शन इज अनकलर्ड, और अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ, जो नेचुरल कलर था कंक्रीट का वही रहा, तो उस केस में फिर इट मीन्स कि इसमें कार्बोनेशन है। तो जितना कलर अनकलर्ड
पार्ट है उसको हम अगर मेजर करेंगे तो वो कार्बोनेशन डेप्थ कहलाएगी। The test is easy to perform and is rapid, but it should be remembered that the pink color indicates the presence of calcium hydroxide, but not necessarily a total absence of carbonation. Indeed, the phenolphthalein test give a measure of pH value. तो phenolphthalein test से क्या होता है कि pH वैल्यू मेजर हो जाती है। तो pH की वैल्यू अगर 9.5 है या अबव है तो ये कल पिंक कलर शो करेगी, यानी उसमें अल्कनिटी शो करेगी, अल्कलाइन है ये यानी कंक्रीट, एसिडिटी कम है, but does not distinguish between a low pH caused by carbonation and by other acidic gases। ठीक है, तो फिनोल्फथलीन से हमें पीएच की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो वैल्यू लो वैल्यू अगर पीएच की आ जाती है यानी उसका कलर चेंज नहीं होता, तो उसका काज क्या है लो वैल्यू का, कार्बोनेशन है या फिर कोई और एसिडिटी यानी एसिडिक गैस की वजह से कंक्रीट में एसिडिटी आई है। इन दोनों में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। As far as the risk of corrosion of reinforcement is concerned, the cause of low value of pH may not be important, but care is required in interpreting the observed color pattern। ठीक है, तो pH कम होने से तो नहीं कि स्टील को कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन pH कम होने से ये होगा कि कार्बोनेशन की वजह से वो मैंने बताया ना कि वो जो वाटर है वो पेनिट्रेट कर सकता है। कार्बोनेशन डेप्थ ज़्यादा है, इट मीन्स के ज़्यादा चांसेस हैं वाटर के स्टील तक पहुंचने के, इसलिए उसको फिर जो हमने कंट्रोल करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है परमेबिलिटी टेस्ट। द परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इम्पोर्टेंट व्हेन डीलिंग विद ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, particularly in concrete used for वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर और वाटर टाइट सबस्ट्रक्चर्स। ठीक है, वाटर रिटेन स्ट्रक्चर है, वाटर टाइट सबस्ट्रक्चर, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, तो उस केस में हमें यानी कंक्रीट को टोटली नॉन परमिएबल होना चाहिए। इसलिए हम एक टेस्ट करते हैं कंक्रीट के ऊपर ये चेक करने के लिए कि इसमें वाटर फ्लो कितना है। तो स्ट्रक्चर एक्सपोज टू हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन, इसे जैसे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर ये विद रिस्पेक्ट टू वाटर फ्लो ये जो है ना नॉन परमिएबल होना चाहिए। इसी तरह जहाँ पे हार्श इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी जो यानी पोरोसिटी भी कम होनी चाहिए कंक्रीट की, और परमिएबिलिटी भी कम होनी चाहिए। इसको हम चेक करते हैं इन टेस्ट से। तो दोबारा उसी लाइन पे ऑनलाइन हो, उसी लिंक पे, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।